नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा बिजी हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव को लेकर ही बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां तो राहुल गांधी इतने एक्टिव नजर नहीं आए, तो कर्नाटक में क्यों इतना ज्यादा वक्त दे रहे हैं? कर्नाटक राहुल गांधी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? राहुल गांधी के लिए इस पर आज चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दे कि मोदी सर ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल गांधी का केस सुनने से इनकार किया, तो अब ये मामला जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बेंच के पास ट्रांसफर हो गया है, जिस पर कल अहम सुनवाई होगी। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सर ने मानहानि मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसको हम आपसे समझेंगे, लेकिन पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी के लिए कर्नाटक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? देखिए, इस बीच राहुल गांधी 2024 के मिशन पर है, लेकिन 2024 के मिशन से पहले 2 स्टेट में अभी कांग्रेस की जो सरकार बची हुई है उसको ही बचाना है, ताकि अगर ये 3 चुनाव लगातार जो होंगे, यानी कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव जो होंगे वो राहुल गांधी का भविष्य निर्धारित करेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2024 का चुनाव लड़े या फिर न लड़े। इसलिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है इस चुनाव में, और राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी को भी साथ में लाया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी वहां जाके अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही हैं, कहीं डोसा बना रही हैं, कहीं जाकर भाषण दे रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। यानी कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। केवल सीटों का मामला नहीं है कि कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा में क्या स्थिति होगी, ये सारा का सारा एनालिसिस देखा जाएगा चुनाव परिणाम आने के बाद कि कितना विधानसभा सेगमेंट में कांग्रेस की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कितने वोट से क्या असर पड़ा, और फिर किन क्षेत्रों में राहुल गांधी के कारण कांग्रेस की हार हुई या जीत। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां तो इम्पैक्ट नजर नहीं आया, इस बीच नजर आएगा क्या? देखिए, इम्पैक्ट तो राहुल गांधी का नहीं पड़ना है, जिस तरीके से वहां पर चल रहा है, और राहुल गांधी के साथ साथ इसके कुछ नेताओं ने जो राग अलापना शुरू कर दिया है, उससे तो जो जीती हुई बाजी होनी चाहिए थी वो भी हार जाएगी कांग्रेस। जो स्थितियां हैं कांग्रेस को देखिए, पूरी स्थिति में अगर अभी जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, उसके बावजूद कांग्रेस इतनी कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्हें वहां पर टिकट देने से इनकार कर दिया गया, उन नेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, क्योंकि पहले वो मंत्री रह चुके थे, कोई डिप्टी सीएम रह चुका था या कोई सीएम रह चुका था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि इन नेताओं को जीतने की ही संभावना, अपनी जीत की संभावना बहुत कम है, इसलिए इनको टिकट न दिया जाए। लेकिन फिर भी उन नेताओं पर दांव कांग्रेस खेल रही है, जबकि कांग्रेस के अंदर ऐसे ही कई गुट बचे हुए हैं। जिस तरीके से कमीशन खोरी की बात राहुल गांधी ने की, भ्रष्टाचार की बात की, अब उसी भ्रष्टाचार को मुद्दा अमित शाह बना रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसमें अब सीधे तौर पर जो कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनका लिंक सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार कर रही है कि कैसे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष 5 साल जो मंत्री रहा 2013 से 18 तक, उसके बाद 18 में भी कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन सिद्धारमैया के समय डीके शिव कुमार मंत्री थे, इनके पास पावर मिनिस्ट्री था, यानी एनर्जी मिनिस्ट्री भी था, और बाद में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री मिला। लेकिन इस 5 सालों के दौरान उनकी संपत्ति 589 करोड़ रुपए बढ़ गई, यानी हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई डीके शिव कुमार ने की। और ये जो संपत्ति में इंक्रीज था वो 250% से ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टर छपवा रही है, ये बता रही है चारों तरफ कि देखो, जिसके हाथों में राहुल गांधी ने कर्नाटक की कमान सौंपी है,
कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आगे मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि सिद्धारमैया इसीलिए नाराज हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, जबकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और डीके शिव कुमार का चूंकि कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ बेसिकली इतना अच्छा संबंध है कि राहुल गांधी उन दूसरे जो गुट बने हुए हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब 1214 करोड़ की संपत्ति केवल डीके शिव कुमार के पास है। डीके सुरेश उनके भाई हैं और उनके पास भी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। शिव कुमार फैमिली की बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो दोनों भाइयों के पास ही है। तो और यही डीके शिव कुमार, डीके सुरेश ईडी के इंक्वायरी में हैं, इनके घरों पे छापेमारी हुई है, बेल पे चल रहे हैं बाहर राहुल गांधी की तरह। नेशनल हेराल्ड मामले में इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए और इसके सबूत ईडी के पास हैं। ईडी ने 10 साल के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मांगा है। अब करप्शन की बात आप कर रहे हो, मंच पर जिसके साथ बैठे हुए हो वो बैठा हुआ आदमी करप्शन के चार्जेज में बेल पर चल रहा है, गिरफ्तार हो चुका है, 1 महीने तक जेल में रहा है। और उस व्यक्ति को सामने में बिठा के आप बात करोगे, लोगों को बताओगे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार जो वहां पर कांग्रेस के अंदर जड़ तक जमा हुआ है वो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के बीच में बयानबाजियां हो रही हैं वो क्या शोभा देती हैं? देखिए, अब कांग्रेस के पास कुछ रहा नहीं, आधार रहा नहीं, और जब फ्रस्ट्रेशन होता है नेताओं के अंदर, जब वो भावनाएं आती है तो उसके बाद व्यक्तिगत प्रहार किया जाता है। पहले आप मुद्दों पे चलें और जब आपको कुछ दिखाई न पड़े तो व्यक्तिगत प्रहार किया जाए और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने जहरीला सांप उनको बोला, और उसमें भी सामान्य नेताओं की बात नहीं की जा रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, वो अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि अब उसकी हार होगी, क्योंकि ऐसी ही बात 2014 में भी कांग्रेस कर रही थी। मणिशंकर अय्यर याद होंगे, जिन्होंने मोदी के बारे में क्या कहा था, हत्यारा तक कह दिया था इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उम्मीदवार बने थे प्रधानमंत्री की, तो उस समय भी 2014 में कांग्रेस की स्थिति क्या हुई। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के आरोप, इस तरह की बातें जब करनी शुरू कर दे कोई पार्टी, तो इसका मतलब है कि वो पहले ही हार मान चुकी है। सर, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कल हाईकोर्ट में क्या होगा? हाईकोर्ट में बड़ा दबाव है, जो हेमंत प्रक्षक हैं उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। इसलिए कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस के वकीलों ने सेटिंग की गुजरात हाईकोर्ट में, पहले जो जस्टिस गीता गोपी के बेंच में गए, उन्होंने तो सीधे कह दिया नॉट बिफोर मी, मेरे सामने नहीं, जाओ किसी और जज को ढूंढ लो। क्योंकि उनको भी पता था कि जिस तरीके से कांग्रेस दबाव बना रही है न्यायपालिका के ऊपर अपने नेताओं से, और बार बार कानून का मजाक उड़ा रही है, बार बार हर फैसले के बाद ये लोग कहते हैं कि ये फैसला राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित है, तो उस मामले में उनको फैसले के बाद भी सवाल उठाया जाएगा। क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में जितने जज हैं वो सारे के सारे, लगभग जो जज हैं वो 2-3 साल 4 साल पहले से बने हुए हैं, और कुछ जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहे उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे। और हेमंत प्रक्षक की बात है, ये भी गुजरात से ही हैं, गुजरात से वकालत शुरू की। जब मोदी वहां पर सीएम थे तो वो सरकारी वकील हुआ करते थे, जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद केंद्र का जो मामला होता था गुजरात में, उसकी वकालत की जिम्मेदारी, उनको डिफेंड करने की जिम्मेदारी दी गई। अब उनके ऊपर इतना प्रेशर तो है कि हमने अगर इसको खारिज किया तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रेशर के बीच उनको फैसला लेना है, क्योंकि निचली अदालतों में जो दलीलें दी गई है वही दलील हाई कोर्ट में भी है कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा तो इनको इतना बड़ा नुकसान होगा, इनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार नहीं रहेगी, और यह ऐसा नुकसान है जो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। जबकि पुराने मामले अगर देखें, नारायण भाई कछाड़िया का मामला गुजरात हाई कोर्ट ने ही रिजेक्ट किया है कि आप प्रोफेशन का हवाला देके
कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा सकते। अगर उस मामले का जिक्र करें तो यहां पर तो लग रहा है कि कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो कहीं ना कहीं ये दबाव का भी मामला होगा कि राहुल गांधी जो दबाव बना रहे हैं उसी दबाव के कारण हाई कोर्ट में भी कुछ फिसल जाना है। बिल्कुल, कल के फैसले पे एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। तो कल का दिन राहुल गांधी के लिए काफी अहम है। कल राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सूरत कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सजा के खिलाफ की गई उनकी अपील को सेशन कोर्ट खारिज कर चुकी है। अब देखना होगा कल हाईकोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।